हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे प्यारे सीए फाउंडेशन के बच्चों, आज मेरे बच्चे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं वो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। मेरे बच्चे, हम लोगों ने रेगुलर क्लासेज में इसको इस तरीके से पढ़ा हुआ है कि जब हम सीए इंटर में जब जाएंगे तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इस चैप्टर को रिवाइज कराते समय इस बात को ध्यान रखा हुआ है कि जो भी इसके थ्योरी है, जो भी इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं या आपको पता होना चाहिए, उन सबको कंप्लीटली मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है ना? तो आइए, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, सीए फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। और मेरे बच्चे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसका नोट्स मैंने डाला हुआ है। मेरी जो रेगुलर बुक आपके पास जाती है, अगर मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो इस बुक के अंदर में इसका नोट्स कवर्ड नहीं है। आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स को डाउनलोड करें और स्टडी करना शुरू करें। एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक बात और, कि मेरे बच्चे आगे बढ़ने के पहले वीडियो को यहीं पे पहले लाइक कीजिए, क्योंकि दी बेस्ट कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया, बहुत मेहनत मैंने की है। एक लाइक तो जरूर बनता है, तो आप जरूर लाइक करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स का कंप्लीट रिवीजन आपके सीए की तैयारी को दी बेस्ट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर के अंदर में जितने भी आपके थ्योरी बन सकते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उन सबका मैंने यहाँ पर रिवीजन कराया है। चाहे वो 1 मार्क में ट्रू फॉल्स में आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाए, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में बड़े क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ जाए, उन सबका मैं रिवीजन कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं आपका यहाँ इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। लेट्स स्टार्ट और ग्रैंड मैराथन। देखो, इसमें एक तो आपका डेफिनेशन ऑफ कंपनी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में पूछ सकता है। पता क्या करेगा, वो कहता है कि आपका एज पर सेक्शन 220 of the Companies Act, company means a company incorporated under Companies Act 2013 or any previous, true or false। तो पता है आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा? अगर ट्रू फॉल्स में आ गया तो एक तो पहले सेक्शन को ध्यान से देखना है, 220 आपको याद होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 का ये भी ध्यान रखना होगा। बाकी तो कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो करंट चल रहा है या इसके पहले कोई कंपनी लॉ था जैसे 1956 था, उसमें भी रजिस्टर्ड है, तो हम उसको आपका यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ आपका कंपनी में डालेंगे। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर में ये सारी बातें 221, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कि कंपनी के अंदर में जितने भी उसके जो मेंबर्स होते हैं मेरे बच्चे, उन्होंने क्या किया है कि एक गारंटी दिया है कि इन केस कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट यानी कि बंद हो जाती है, तो मैं टू द मैक्सिमम इतना पैसा कंपनी में कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूं टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। तो ये जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। किस सेक्शन के अंदर है? 221। तो ये सेक्शन आपको याद रखना होगा, सेक्शन आपका 221 एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब जो मैंने बताया उसको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, सेक्शन आपका 222 के अंदर में सेक्शन 222 लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें जो आपकी लायबिलिटी होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स का जो इशू प्राइस होगा उसका, उसमें से अनपेड अमाउंट जितना पे कर दिया वो तो ठीक है, जो पे अभी नहीं किया है मेरे बच्चे, जितना पे अभी करना है उतनी लायबिलिटी आपकी बनती है। अगर कंपनी आज लिक्विडेट यानी कि बंद हो जाती है तभी वो अमाउंट आपको पे करना होता है। सुनो ना ये क्या बोलता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन दिस शेयर्स रिस्पेक्टिवली। जो अमाउंट अभी तक अनपेड है, जितना पे कर दिया वो ठीक है, जो अभी तक नहीं पे किया वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है ना? तो 221 आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गया, 222 शेयर्स हो गया। वैसे ही सेक्शन 242 फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? जो कंपनी आपका इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया आपका, है ना बच्चे? तो इसके डेफिनेशन को आप देख लेंगे। ये सारी बातें एग्जाम में 2-2 नंबर में बन सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। हो सकता है कि सेक्शन पूछ दे, फिल इन दी ब्लैंक्स, हो सकता है कि इनमें से 3-4 नाम दे दे 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन में कि बताओ जी क्या होगा। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी होगी। इसी तरीके से आपका गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 245,
मीन्स एनी कंपनी विच इज इन विच नॉट लेस देन 51%, ध्यान देना होगा, ये 51% मेरे बच्चे जो पेड अप शेयर कैपिटल का हेल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, है ना। 51% मतलब कि 50% से ज़्यादा अगर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, एक गवर्नमेंट हो दो गवर्नमेंट हो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो दो स्टेट हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेट प्लस सेंट्रल हो, सभी मिला के भी अगर 51% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग होती है तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में डालते हैं। ये कौन सा सेक्शन था? 245 आपका। तो हमने क्या क्या यहाँ पे देखा, एक तो हमने देखा मेरे बच्चे एक 220, एक हमने क्या देखा जी 220 जहाँ पे कंपनी का डेफिनेशन है, 221 गारंटी, 22 आपका लिमिटेड बाय शेयर्स, 242 आपका यहाँ पे फॉरेन कंपनी, 45 आपका गवर्नमेंट कंपनी, 262 ध्यान रखना 1 पर्सन कंपनी जिसमें एक ही पर्सन होते हैं, एक ही मालिक होते हैं, एक ही ओनर होते हैं, एक ही डायरेक्टर होते हैं, उसको हम क्या करेंगे 1 पर्सन कंपनी। इनका डिटेल जो है ना अभी हमें इंटर में पढ़ना है, आप इंटर में पढ़ेंगे मेरे साथ, लेकिन जितना आपको फाउंडेशन में वो बातें बताई जा रही है। 1 पर्सन कंपनी आपका हो गया 262 में। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन आपका 268 के अंदर है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या जी, जो रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर, शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जब चाहे तब किसी को, आपका लिमिटेशंस होते हैं मेरे बच्चे। और आपका यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 मैक्सिमम मेंबर्स आपका। 1 पर्सन कंपनी में तो एक ही आपका बंदा ही है, बट इसमें क्या होगा मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। और बाकी बातें आप इसको पढ़ लेंगे, ये सारी बातें मैंने समझाई हुई है। आप आइए मेरे साथ यहाँ पे, अब अगला स्मॉल आपका कंपनी का डेफिनेशन 285 मेरे बच्चे, इसमें चेंज है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो इसका डेफिनेशन दिया उसमें स्लाइड चेंज आ गया है, और जो पढ़ा रहा हूँ वही आपको अप्लाई करना है। जो अभी पढ़ा रहा हूँ, जो पहले पढ़ा वो अप्लाई नहीं करना है। वो क्या है, आइए जरा शुरू करते हैं। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, मुझे ना इसमें थोड़ी सी गर्मी हो रही है, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ और आपको स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को आगे आपको बढ़ाता हूँ और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे इंजॉय कराता हूँ। अभी गया अभी आया आपका स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को यहाँ पे स्टडी करने के लिए, अभी गया अभी आया बच्चे। अभी चाहता हूँ मेरे बच्चे स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन पे। आपका स्मॉल कंपनी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन उन्होंने दिया हुआ है वो स्लाइटली चेंज है मेरे बच्चे, और वो चेंज आपके एग्जाम में अप्लाइड है। मैं उसको बता दूं, यहाँ पे एक और नया चेंज आया है, लिमिट को डबल कर दिया गया है, बट वो लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके एग्जाम में ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए 4 नंबर के अंदर में कि डिफाइन स्मॉल कंपनी, आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्मॉल कंपनी या डिफाइन स्मॉल कंपनी, तो एक तो आपको सेक्शन के नाम कोट करने होते हैं। सेक्शन 285 है ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन आपका 85 कहता है कि स्मॉल कंपनी का मतलब होता है अदर देन पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल, आप देखो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ना 50 लाख रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन ये 50 लाख मेरे बच्चे, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके आपका लिमिट कर दिया है 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए। अब तो ये और भी चेंज हो गया है, अब 2 करोड़ को 4 करोड़ कर दिए गए, 4 करोड़। लेकिन 4 करोड़ वाला लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो आपका नवंबर 23 अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होगा। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो लिखना है कि आपका 2 करोड़ एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि 2 करोड़ का लिमिट आपका है पेड अप शेयर कैपिटल का, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ आपका। एंड सेकेंड में आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ कि टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, जबकि एक्चुअली अब वो 20 करोड़ का लिमिट हो गया है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आंसर करते समय 50 लाख के जगह पे 2 करोड़ रुपीज आपको लिखने हैं, और टर्नओवर जो उन्होंने 2 करोड़ लिखा है एक्चुअली वहाँ पे 20 करोड़ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लिमिट को भी डबल कर दिया गया है, 2 को 4 करोड़ और यहाँ पे 20 को 40 करोड़, बट वो चेंज आपके एग्जाम में अप्लाइड नहीं है। किसी और के बहकाव में बात में आके आप उसको मत कर देना, आपको यहाँ पे 2 करोड़ और यहाँ पे आपको 20 करोड़ ही लिखना है, और सच हायर अमाउंट जो भी आपके पास आगे के हैं। एग्जाम में जब भी आपको आ जाए ये क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स में कवर्ड होगा। आपको क्या करना है कि जब भी आप डिफाइन करेंगे तो एक तो सेक्शन आपके पास होना चाहिए, फिर आपको यहाँ जैसे इन्होंने पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है तो इसमें पेड अप शेयर कैपिटल आपको 2 करोड़ बताना है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सिंपली पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़,
और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन आपका 10 करोड़। एंड सेकंड टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ ना लेके हम क्या लिखेंगे 20 करोड़। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने लिख दिया इसलिए ताकि आपको पता रहे कि लिमिट आपका चेंज हो चुका है। और सच हायर अमाउंट विच मे नॉट बी एक्सीड आपका 100 करोड़ का अमाउंट, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नाउ ये जितने भी डेफिनेशंस यहाँ पे पब्लिक कंपनी के, इन सबको प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान में बैठाना है। ये सारे यहाँ पे जितने पॉइंट्स आपके हैं, कभी हो सकता है मेरे बच्चे, मेरा मानना है कि एग्जाम में आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन और 4 वो डेफिनेशन पूछ दे छोटे छोटे, आपका अनलिमिटेड का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, आपका यहाँ पे मान लो किसी एक और का, लाइक जैसे कि आपका पूछ दिया यहाँ पे छोटा वाला कोई 1% कंपनी का। तो यानी कि अगर एक क्वेश्चन के वो 4 पार्ट बना रहा है, 4 डेफिनेशन पूछ रहा है, तो वो सेक्शन जानना चाहता है, यानी कि सेक्शन को हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे याद कर लेंगे। हम लोगों ने रेगुलर क्लास में बहुत बेहतर तरीके से इसको याद किया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं मेन चीज जो आपके एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के अंदर लेकर। इसमें आपका है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम में आ जाएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आ सकता है, कई बार आया हुआ है और मुझे लगता है कि शायद बन जाए। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी बोलेगा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर में शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी बातें बहुत ध्यान से जो आपको मेंशन करना ही करना है। ये कहता है कि मेंटेनेंस के अंदर में कहा गया है कि जितनी भी कंपनी है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, क्या हमने बोला रजिस्टर्ड ऑफिस में, साथ ही साथ जो उनके ब्रांचेज हैं वहाँ पे प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करेंगी। प्रॉपर अकाउंट्स में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए, एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर एंड कीप इट्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू आपका। तो एक तो जब भी इसका क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये बात लिखना है कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा साथ साथ इंक्लूडिंग दैट ऑफ ब्रांच, अपने ब्रांचेज जहाँ जहाँ उनके ब्रांचेज काम कर रहे हैं वहाँ भी इनको आपका मेंटेन करना पड़ेगा। 2 बातें ये। तीसरी बात है जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस। हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर में जो आपका रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चे, वो कहता है कि अकाउंट्स आपको एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करना है। और एक आपका अंडर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम आपका। तो ये वो चीज़ें, अगर जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में सपोज कि क्वेश्चन आपका आ गया 4 मार्क्स का, और हम लोग पता नहीं क्या क्या लिख कर आते हैं। जब हमारे पास कॉपी आता है ना बच्चे आपका चेक करने के लिए, तो कॉपी में जब चेक करते समय सारे आंसर को पढ़ना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इतने सारे बच्चों का। तो हमारा काम क्या होता है, हम मेन चीज़ देखते हैं कि क्या बच्चा जो है, जो चीज़ें हम ढूंढते हैं आंसर में, उसने वो मेंशन किया है कि नहीं किया है। अगर आपने मेंशन किया है तो मार्क्स आपके 4 मिल जाते हैं। अगर लगता है कि आपने अननेसेसरी की कहानी बनाए हुए, तो इवन दो कुछ पॉइंट्स उसमें सही भी होंगे तो मार्क्स वहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि कौन इतना फालतू में पढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें तो एक तो सेक्शन आपको कोट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका। दूसरा, कंपनी क्या करेगी जी, जल्दी बताइए, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में और साथ ही साथ कहाँ पे, जहाँ जहाँ उनके ब्रांचेज काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। दूसरी बात कि ये जो आपका अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा वो किस चीज़ पे होगा, एक्रूअल बेसिस पे होगा। और चौथी बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए आपको क्या करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना है। फिर इसके बाद एक चीज़ और बताया गया है कि अगर मान लो आप रजिस्टर में अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, मतलब कि कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग आप मेंटेन करते हैं, तो उसमें भी अपने अकाउंट्स को आप मेंटेन करके रख सकते हैं। उन्होंने कहा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलिवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज का जो हमारा पूरा का पूरा सेशन है मेरे बच्चे, इस सेशन में हम मैराथन के साथ साथ थ्योरी कोई आ जाए, कौन कौन सी थ्योरी आ सकती है उन सबका मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। उन थ्योरी में कितना लिखना है और कौन कौन से वर्ड्स होने चाहिए उनके ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और मेरे सारे बच्चे पास करने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने बताया कि अगर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर में शॉर्ट नोट्स आ जाए तो कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए और आपको आंसर लिखना है। इसके साथ साथ कहा गया है कि अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो
प्लेसेज अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। कभी कभी होता है कि मान लो कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस आपका दिल्ली में है, लेकिन मेरा जो अकाउंटिंग हो रहा है वो मेरे बच्चे नोएडा में हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग करते हैं। तो कहा गया कि अगर आपने ऐसा काम करने को सोचा है, जिस दिन डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के 7 डेज के अंदर में आपको क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा रजिस्ट्रार को। ध्यान दीजिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 7 डेज ऑफ द डिसीजन। जिस दिन हमने डिसीजन लिया उसके 7 डेज के अंदर में आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हमारा अकाउंट्स का जो मेंटेनेंस है वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस से हटकर हम कहीं और कर रहे हैं। अगर आपने ये काम नहीं किया बच्चे तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी लग जाती है। सर कितनी बड़ी बड़ी लग जाती है, वो लॉ का मैटर है। हम लॉ की क्लास में थोड़े ही बदमाश, हम अकाउंट्स में है। हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में जो जो पॉइंट्स दिया है हम उन पे ही फोकस करेंगे, लॉ की क्लास नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एग्जामिनर वो स्टैट्यूटरी बुक्स का नाम पूछ सकता है। 4 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन रेलिवेंट है कि जरा बताओ कौन कौन से स्टैट्यूटरी बुक्स है आपके कंपनीज एक्ट के अंदर में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अक्सर देखा गया है कि हम सीए वाले जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि यार अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो काम बन जाएगा। नहीं बनता मेरे बच्चे। थ्योरी के एग्जाम में जो आपका रेशियो होता है ना पेपर का, वो अक्सर देखा गया कि कम से कम 70-30 का रेशियो होता है। यानी कि 70% अगर न्यूमेरिकल तो 30% थ्योरी निकल के आता है। और हम सीए वाले बच्चे में इंटर के जो पेपर देखा जाए ना, और खासकर इंटर और फाइनल का, तो ये रेशियो 60-40 कभी 50-50 भी चला जाता है। यानी कि 50-45% थ्योरी के पार्ट आ जाते हैं। तो आप ऐसा मत कहना कि हमने तो सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ के आया जी, हम क्यों बताएंगे आपका। तो स्टैट्यूटरी बुक्स में बच्चे जितने सारे नाम हैं, ये नाम भी आपको मेंटेन आपके दिमाग में रखने पड़ेंगे। आइए इसके बाद हमारा अगला निकल के आता है एनुअल रिटर्न। इसके ऊपर में भी शॉर्ट नोट्स आने के चांसेज है। अब मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक इंट्यूशन हो रहा है कि या तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर में शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, या फिर एनुअल रिटर्न के ऊपर में आपका आ जाएगा, या फिर अभी 2 टॉपिक और आने वाले हैं उन पे किसी एक पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो हम उस बात को ध्यान रखेंगे। एनुअल रिटर्न को लेकर आपको क्या करना है, एक तो सेक्शन 92 है ना, सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जो भी आपका एनुअल रिटर्न है दैट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म का मतलब क्या कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में जिस तरीके से जो बताया गया कि ये रिटर्न फाइल करने हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना है कि वो एनुअल रिटर्न को कौन साइन करेगा। तो मेरे बच्चे एक तो डायरेक्टर साइन करेंगे। कौन साइन करेंगे? डायरेक्टर साइन करेंगे। और उसका कंपनी सेक्रेटरी कहता है कि साइंड बाय डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। फिर वहां पे आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा कि अगर उस कंपनी के अंदर में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कई सारी कंपनीज है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के नियम्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो अगर उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस में है, उनके द्वारा वहाँ पे साइन होना चाहिए। यानी कि आपने उनको हायर किया हुआ है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, वो कहा गया है कि ये जो एनुअल रिटर्न आपका जो बताया गया ये कौन साइन करेगा जी? डायरेक्टर्स और साथ ही साथ आपका कंपनी सेक्रेटरी। इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो होगा वो उसको साइन करेगा। हाँ, तो हमने क्या बोला यहाँ पे एनुअल रिटर्न में, क्या बोला जी? सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एनुअल रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मस्ट बी साइन बाय डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी, बट इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी इन दैट कंपनी देन इट मस्ट बी साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। हाँ, तो ये आपको बताया गया। दूसरी बात, ये कंपनी सेक्रेटरी ये तो सारी कंपनी के लिए हो गया, बट कहा गया है कि इसके बाद अगर कोई 1% कंपनी है, इनका एक्सेप्शन बताया जा रहा है कि 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी है तो एनुअल रिटर्न शुड बी साइंड बाय आपका कंपनी सेक्रेटरी, और व्हेन देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ध्यान से समझने वाली बात है कि इनके केस में सिर्फ और सिर्फ कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। सिर्फ यहाँ पे क्या था जी? डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों का प्रोविजन था, दोनों को साइन करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है जी? आपको सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, बट अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो सिर्फ डायरेक्टर साइन करेगा। मतलब कि एक का ही साइन करने का प्रोविजन है। किनके केस में? इन केस ऑफ आपका 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। कोई डाउट नहीं सर। एनुअल रिटर्न जो आपको यहाँ पे आप फाइल करना रजिस्ट्रार में, वो कब जी? कहता है कि 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम हैज बीन हेल्ड।
ये जितनी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन की है ना, अगर आपको एनुअल रिटर्न पे शॉर्ट नोट्स आ गया और वहाँ पे आपको 4 मार्क्स लेने हैं, तो मेरे बच्चे जिन जिन कंटेंट पे मैं दे रहा हूँ वजन, आपको वो कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें कमी आई तो फिर मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करना। और मत कहना कि यार हमने तो खूब लिख कर आए थे और मार्क्स आगे बहुत कम, तो ऐसा नहीं चलेगा फिर आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब कि एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच ईच एजीएम इज हेल्ड। आपका बताइए, हमने एनुअल रिटर्न का शॉर्ट नोट्स आ गया तो हम क्या क्या लिख रहे हैं? पहले तो सेक्शन, कौन सेक्शन? 92। ये सारे सेक्शन किसके हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के। तो सेक्शन 2 क्या कहता है कि एनुअल रिटर्न जो फाइल किया जाएगा वो इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट 2013, पहली बार साइंड बाय, कौन साइन करेगा? डायरेक्टर साइन करेंगे एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस साइन करेगा। लेकिन 2 लोगों का यहाँ पे हमने एक्सेप्शन दिया, एक तो 1% कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी। इनके अंदर में कहा गया कि ये रिपोर्ट कौन, एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा? सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर कौन साइन करेगा जी? डायरेक्टर साइन करेंगे। इनके सिवाय किसी और का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर तीसरी बात में क्या कि ये जो आपका एनुअल रिटर्न है वो विद इन 60 डेज, जिस दिन आपका एजीएम हुआ, एजीएम के 60 डेज के अंदर में आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है। तो ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हमने किन किन के बारे में देख लिया बच्चे? हमने देख लिया इस टॉपिक से जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक तो हमने ये देखा आपका कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आपको पूछ सकता है। इसके बाद एक मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट शायद वो आपका सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी को अलग से पूछ दे, इसलिए पूछ देता है क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नए चेंजेस आते हैं ना, और जहाँ पे हमारा काम होता है इग्नोर करना, हम इग्नोर करते हैं, तो फिर वहाँ पे एग्जामिनर आपसे गेम खेलता है। तो सारा जितना चीज़ है सब पढ़ना, बट ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम कहाँ पे आगे बच्चे? मेंटेनेंस हमारा हो गया जी, मेंटेनेंस हमारा हो गया। मैं इसको एक बार दोबारा बीच में रिवाइज करूंगा। मेंटेनेंस में क्या बता रहा है कि जितने भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे एंड ब्रांच पे पूरे अकाउंट्स को मेंटेन करेगी, एक्रूअल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम पे, और फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में भी अपने अकाउंट्स को वो रख सकती है। फिर 7 डेज ऑफ डिसीजन अगर कहीं और आप करते हो तो उसका भी आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी बुक के बारे में हमने बता दिया आपको, एनुअल। नाउ कम टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा मानना है, मतलब पता नहीं, मेरा ना कभी कभी जब आत्मा कुछ बोलती है ना तो वो पता नहीं वो सत्य कैसे हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि मेरे जिह्वा पे ना सरस्वती मैया बैठी हुई है, और वो कभी कभी ना एग्जाम में सच में वो दिख जाता है। और आप सारे बच्चे जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सबसे एक आग्रह है कि जब आपका एग्जाम अकाउंटेंसी का खत्म हो जाएगा, सी इंटर ग्रुप 1 का, और पेपर देके आप बाहर निकलेंगे, और अगर मेरे इस मैराथन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख गए, थ्योरी के, प्रैक्टिकल के, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में आके बोलेंगे कि हाँ सर, आपने जो मैराथन में कराया था वही क्वेश्चन आ गया। तो मेरे बच्चे, इसी में मेरा मानना है, मेरी जो आत्मा कह रही है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है थ्योरी वाले पार्ट के लिए इस चैप्टर के अंदर में। और इसमें हमें क्या लिखना है ये बात आपको ध्यान देना होगा। सुनिए मेरी बात। एक तो सेक्शन 129, आप जानते हैं कि कंपनीज का जो फॉर्मेट है आपका, वो शेड्यूल 3 वो सेक्शन 129 के अंदर में आपका दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे कहता है कि अंडर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द कंपनी। एजीएम में आप जानते हैं, लॉ में पढ़े कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट किया जाएगा उसमें क्या क्या होगा ये हमें किसने बताया? सेक्शन 240 ने। ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन डील करता है? अंडर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट आपका। लेकिन मेरे बच्चे 129 के अंदर में डायरेक्टर्स को कहा गया है कि जो एजीएम होगा उस एजीएम के अंदर में आपको क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज होगा, क्या क्या हमें प्रेजेंट करना होगा मीटिंग्स में, तो वो सेक्शन 240 में कहा गया कि भैया एक तो आपका बैलेंस शीट जो साल के एंड में प्रिपेयर्ड होगा, एक आपका प्रॉफिट लॉस जो साल के एंड में प्रिपेयर्ड होगा, एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और फिर आपका एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स यानी कि नोट्स टू अकाउंट जो आप बनाते हैं। तो ये 5 चीजें आपको बतानी है अगर एग्जाम में आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में। तो
याद रहेगी बात आपको। तो यहाँ पे मेरे बच्चे कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में अंडर सेक्शन 129 आपको एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे दे विल ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट विल बी कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 240। उसमें क्या बोलते हैं जी, एक तो बैलेंस शीट, एक आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड द एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये 5 चीज़ें उसमें कवर की गई है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रहेगा। ये सर इससे भी इंपॉर्टेंट बात शायद वो कहीं एक नंबर में कहीं पे बना दे कि जरा बताओ ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का किन किन को छूट दिया गया है। कई सारी कंपनी है जिनको बोलते हैं कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, मतलब कि कंपल्शन नहीं है बनाना इन 5 में से। तो वो कौन से लोग हैं, कहा गया कि देखो जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 1 पर्सन कंपनी ओपीसी स्मॉल कंपनी, और कहता है कि डोनामेंट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है, या फिर बहुत वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, बहुत ही मतलब बकवास परफॉर्मेंस है, या फिर जो एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, उनको कहा गया कि अब चाहो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाओ। इनको छूट दिया गया मेरे बच्चे, तो इनको छूट दिया गया है, बाकी को छूट नहीं दिया गया है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अंडर सेक्शन 129, या फिर सिर्फ ये भी लिख दे आपको। तो इतनी बातें तो आपको दिखानी पड़ेंगी। एक तो आपको क्या बताना होगा जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे एजीएम के अंदर में। उसके अंदर में क्या क्या होंगे, ये 5 चीजें होंगी, और एक्सेप्शन में कैश फ्लो स्टेटमेंट के इन लोगों को छूट दिया गया है। अगर कोई बच्चा इतना आंसर लिखता है तो बिलीव कीजिए कोई भी फैकल्टी हम में से उसके आधे भी मार्क्स नहीं काटता, वो पूरे मार्क्स आपको देता है। अब सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 के अंदर में आपको फॉर्मेट दिया गया है। आपने कितनी मेहनत से फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, वो आपका प्रॉफिट लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना। और मेरे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन्होंने एक आइटम को पकड़ लिया कि आप बताओ कि ये आइटम जो होगा वो कहाँ पे जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा टेस्ट करूँ, थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करूँ कि एक्चुअली आपने अभी तक जो पढ़ाई किया है और एग्जाम देने जाने वाले हैं उसमें आपका नॉलेज कितना दी बेस्ट है। एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद ये फॉर्मेट, और सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं मैं सबसे आंसर चाहता हूँ। ये हमारा फॉर्मेट है बच्चे बैलेंस शीट का, याद है ना हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है जी। एक तो आपका ये सेक्शन 129 के पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, पार्ट 1 में बैलेंस शीट है एंड पार्ट 2 में एसपीएल का। चेक कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं वो सवाल पूछूंगा और आपका कंसंट्रेशन पूरा रहेगा। मैं आपको मौका भी दूंगा आपको रिवाइज करने का उसके पहले, उस सवाल के पहले। और आप में से जिस बच्चे ने उस सवाल का जवाब सही दे दिया ना बच्चे, आप अभी अपना नाम यहाँ पर लिख के मुझे भेज देना। अभी के अभी आऊँगा और आपके घर में जितने भी लोग अभी के टाइम पे होंगे ना, जितने भी लोग होंगे आपके घर में, आपके आस पड़ोस पता नहीं कहाँ का, सबको खूब सारे चॉकलेट खिला के आने वाला हूँ, बशर्ते कि जो सवाल पूछने वाला हूँ उसका सटीक जवाब होना चाहिए। पहले सुनिए, 5 मिनट पहले मैं रिवाइज करा दूं। यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट। आप जानते हैं कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, इसलिए इसका एक अलग से हेडिंग आता है। जब भी एग्जाम में ये नाम दिया होगा आप उसका अमाउंट यहाँ पुट कर देंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कोई भी बोरिंग आपने 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपने लिया हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में कवर्ड होगा। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे उस इंटेंशन पे डिपेंड करता है, हमारे एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। कर्ज लेते समय हमने कितने टाइम पीरियड में आपको पैसे वापस करने का कमिटमेंट किया है, ठीक है ना। और उसके बाद जिस दिन हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं हम उस दिन उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। डेफर टैक्स लायबिलिटी, नेट का मतलब कि डेफर टैक्स लायबिलिटी माइनस डेफर टैक्स एसेट्स। अगर डेफर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बड़ा बताएगा और एसेट्स कम बताएगा तो नेट अमाउंट आपका यहाँ चला जाएगा, नेट जाता ही। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसको छोड़ के बाकी जो लॉन्ग टर्म होगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमने आपको बताया है कि जनरली इंप्लॉयज के नाम पे जो प्रोविजंस बनते हैं
आपका ग्रेच्युटी फंड का, आपका सपोज दैट क्या होता है, पीएफ का बनाते हैं जी, या कोई वारंटी लॉन्ग टर्म में दिए हुए वारंटी के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बनाते हैं। तो कोई भी प्रोविजन जो लंबे समय के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। फिर आइए करंट लायबिलिटी, इसमें एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 साल से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम के लिए शॉर्ट टर्म। ट्रेड पेबल में 2 ही नाम आते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटी इनको छोड़ के एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन को छोड़ के, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर कोई रिपेयर है, प्रोविजन फॉर वारंटी है जो 1 साल से कम पीरियड के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे बाकी जो भी बच गया अदर करंट लायबिलिटी में, इन 3 को छोड़ के बाकी क्या बचेगा, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग रिवीजन है ना, रिवीजन है, फास्ट चल रहे हैं, आप भी दिमाग दौड़ाओ ना यार, आप भी दिमाग दौड़ाओ। जब तक दिमाग नहीं दौड़ेगा तब तक आप मत समझना कि सब कुछ हो जाएगा। और आज के दिन में हम कम से कम 4 चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ये ऐसा रिवीजन करने वाले हैं कि इसके बाद अब आपको सिर्फ एक ही काम करना रह जाएगा, एक ही काम। इस नोट्स में जो चीज़ें मैंने बताया उसको आप पेज पलटें, और रेगुलर क्लास में आपने जहाँ से भी जिससे भी पढ़ा है, आपने रेगुलर क्लासेज में जो नोट्स बनाए हैं, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, बस पलटना रह जाएगा। अब आपका दिमाग ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे याद नहीं है, सब कुछ का यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ था करंट लायबिलिटी में, क्या होगा जी, शॉर्ट टर्म बोरिंग से, हाँ मैं यहाँ था बदमाश, कि अदर करंट लायबिलिटी में क्या निकल के आएगा। आओ ना ढूंढते हैं, इन 3 को छोड़ के कोई एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है, कोई एडवांस में इनकम हमने रिसीव किया है, कोई डिविडेंड पेबल है, एक्सेट्रा देख लेंगे हम लोग, ऐसे थोड़े सारा कुछ पढ़ने वाले अभी। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट्स हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स हो गया, कैपिटल WIP, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आपका। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यानी कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स ज़्यादा है एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम है। कहाँ था, मैं भुला दिया इस बदमाश ने। हाँ, तो मैं था यहाँ पे आपका क्या जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए है, डेफर्ड टैक्स बता दिया। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेज, कोई भी लोन एडवांस, कोई भी, चाहे एम्प्लॉय को, चाहे कस्टमर को, चाहे किसी और को, आपने 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आपने दिया है मेरे बच्चे, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेज में आएगा। और अदर नॉन करंट एसेट्स, इनमें जो चीज़ नहीं आ पाएगा वो यहाँ पे आएगा। क्या आएगा अभी मैं आपसे पूछूंगा। फिर आइए करंट एसेट्स में, करंट इन्वेस्ट, सर ये जो आपके सीक्वेंस हैं, क्या हमें सीक्वेंस ऐसे ही लिखना है मेरे बच्चे? ऐसे तो फॉर्मेट में सीक्वेंस के बारे में नहीं बताया गया है कि आपको करंट एसेट्स में यही सीक्वेंस होना चाहिए, बट हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। एग्जाम में अगर इस सीक्वेंस में आप लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री, जितने भी आपके AS2 के मुताबिक स्टॉक के अंदर कवर होते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हो जाए, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, मर्चेंडाइज भी कभी कभी बोल देता है बदमाश वो गुड्स को, तो सब आपके यहीं पे जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल में 2 नाम आपको जाते हैं, डेटर्स हो गया, BR हो गया, और उसमें कोई प्रोविजन बना है तो प्रोविजन को मैनेज करते हुए दिखाते हैं। ये जो डेटर्स और आपका डेटर्स जो होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना होता है, तो उनको भी कहा गया कि 2 पार्ट में दिखा दो कि जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग है, बकाया फॉर मोर देन 6 मंथ्स, वो आपको अलग दिखा दो, बाकी को अलग दिखा दो। तो एक्चुअली हमारे एग्जाम में जो आंसर का जो रूप होगा वो डिपेंड करेगा कि हमें फॉर्मेट में कितनी बातें लिखनी है, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं उसको हम अपना डिफाइन करते हैं। मतलब कि हमें फॉर्मेट में जो आंसर लिखना है, मतलब कि क्वेश्चन में कितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम आंसर को चेंज करेंगे। मैं अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपका जितने भी कैश, बैंक, ये सब आपके इसके अंदर चले जाएंगे। कोई आपका FD है, फिक्स डिपॉजिट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, अगर आपने FD 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए भी किया है तो वो भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, क्योंकि दे आर नाउ ब्रेकेबल एट एनी टाइम, कभी हम उसको तोड़ सकते हैं, तो यही जाते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई लोन्स एडवांसेज यहाँ पे हो गया, बाकी मेरे बच्चे अदर करंट एसेट्स के अंदर चला जाता है। इतनी बातें हो गई ये सर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरा एक सवाल, क्योंकि मैंने इन सबको आपके एफिशिएंसी को जज करने के लिए ना, मैंने कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं। एक जो अच्छे नाम है उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, लेकिन मेरे बच्चे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे की क्लास को बढ़ाता हूँ। सुनिए मेरा सवाल एक बार, देखो तो कि ये बच्चे बदमाश जो इसको देख रहे हैं वो आखिर पढ़े कितने हैं, कितना जानते हैं इसके बारे में, मुझे बताइए। मान लो COC लिमिटेड ने, नाम तो सुना ही होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा। अगर इन्होंने क्या किया जी, एक बैंक लोन लिया, और वो बैंक लोन लिया आपका 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। एग्रीमेंट हुआ कि इसमें से जो आपका विद इन 1 ईयर
देखता हूं क्या करते हो। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में मुझे क्या करना होगा जी, 1 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा। ये इंस्टॉलमेंट 2, 3, 4 कितने भी हो जाए, बट विद इन 1 ईयर ये 1 लाख का पेमेंट करना है। और ये जो बाकी का अमाउंट है मेरे बच्चे 9 लाख, उसका जो पीरियड है ना वो आपका आफ्टर 1 ईयर है। आफ्टर 1 ईयर ये क्लासिफिकेशन आपका कब होता है, तो ये हम आपको बता रहे हैं ऑन डेट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जिस दिन का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, मान लो 31 मार्च 2022। अगर हम 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन जो आपका बैलेंस शीट में है ना, हम उस दिन देखते हैं मेरे बच्चे। जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन ये क्लासिफिकेशन नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, कहीं गलत मत हो जाना, कि जिस दिन लोन लिया उसके 1 साल के अंदर में कितना पेमेंट करना है वो आपका, ना 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 ना, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हम उस दिन ही क्लासिफिकेशन करते हैं। मुझे बताइए कि अगर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं आपका आज, यानी कि 31 मार्च 2022 को, और ये लोन जो 10 लाख का हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसमें से 1 साल के अंदर में 1 लाख का पेमेंट करना है और 1 साल के बाद 9 लाख का। मुझे बताइए कि बैलेंस शीट में इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो कैसे होगा। देखता हूं कौन जवाब देता है। आइए जल्दी से, जल्दी जवाब दीजिए। आज मैं बहुत 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 आगे चलना चाहता हूं, जल्दी बताइए इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। मतलब कि ये जो आपका 1 साल के अंदर जो 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो और 1 साल के बाद जो 9 लाख का पेमेंट कर रहे हो, मुझे बताओ इस फॉर्मेट को देख के कि आखिर इस बैलेंस शीट में किस हेडिंग में, ये लो लायबिलिटी साइड में दे दिया, लोन लिया है ना तो लायबिलिटी साइड में आएगा, लोन नाम भी दे दिया। क्लासिफिकेशन बताइए। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपका 2 अटेम्प्ट पहले आप एग्जाम में आ भी चुका है। जरा बताओ कौन क्या करता है। 1 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, 9 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये करेक्ट आंसर मेरे बच्चे। जितने बच्चों ने आंसर दिया है या सोच रहे हैं वो ठीक है, बाकी बदमाश हैं। अरे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है कि यहाँ पे आपका जो 1 लाख का जो बोरिंग्स है वो 1 साल के अंदर पेमेंट करना आपने। तो ये तो आपका 1 लाख का बोरिंग आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बोरिंग है ना। जब हमने लोन लिया, लोन के टाइम पे हमने कहा कि ठीक है जी, हमने क्या करना है कि 1 साल में इतना पेमेंट करना है। तो जब हमें पता है कि 1 साल में इतना पेमेंट करना है, अगर लोन लेने के टाइम पे ही डिसाइड हो चुका है कि ये जो अमाउंट होगा वो 1 साल के अंदर में पेमेंट होगा, तो वो आपका क्या होगा, ये आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग से कवर होगा। आप जो बच्चे अदर करंट लायबिलिटी बोल रहे हैं ना, वो पता क्या होता है, हमने लोन लिया था लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान देंगे, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर लोन लिया था हमने लॉन्ग टर्म के लिए और उस लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया था। यहाँ तो कंफर्म्ड है 1 साल के अंदर पे करना, शॉर्ट टर्म के अंदर हो गया, 1 साल से ज़्यादा में लॉन्ग टर्म हो गया। अगर लोन लिया था लॉन्ग टर्म के लिए और उसका 1 साल के अंदर में मैच्योरिटी पीरियड आ चुका है कि 1 साल के अंदर में हमें पेमेंट अप करना है क्योंकि नाउ डेट हैज कम नाउ, तो मेरे बच्चे उस केस में वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है। फर्क समझिए दोनों। एग्रीमेंट लेते ही पता है कि यार लोन हमें इसको 1 साल में पे करना है, वो इतना, तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के मुताबिक क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपने जब लोन लिया था उस टाइम पे आपने लॉन्ग टर्म था और अब बैलेंस शीट डेट पे अगले 4-5 महीने के अंदर वो पेबल हो चुका है क्योंकि अब उसका पीरियड आ चुका पे करने का, तब वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है। आप ये गलतियां नहीं करना। जितने बच्चों ने सही किया है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने गलत किया वो भी प्यारे बच्चे हैं। बस सब बातों को समझना है और इसी काम के लिए तो मैं आज आया हूँ, आपको इन सब बातों का रिविजन कराने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे फटाफट ये देखो आपके कुछ नाम जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। देखा भी गया है कि जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो इन नाम पे आपको कंफ्यूज करता है, या फिर ये अलग से भी क्या होगा जी 6-8 नाम आ जाएंगे, बताओ किस हेडिंग किस सब हेडिंग में जाएगा। तो उसमें भी मेरे जितने सारे बच्चे वो एग्री रहे, तैयार रहे और काम करें। अमन कहता है कि सर चॉकलेट खिलाओ। अरे कहा ना, मैं क्लास के बाद आऊँगा, क्लास के बीच में कैसे आ जाऊँगा, आऊँगा खिलाने के लिए आपके घर में, आपके एक एक फैमिली मेम्बर को। क्यों चिंता करते हो, पहले आओ ना। ये भी चॉकलेट से कम थोड़े बदमाश। अरे एक चॉकलेट की कीमत क्या जानो, 10 रुपये 5 रुपये आता है। और अगर सीए इंटर में हम पास हो गए तो सोचो क्या से क्या हमारे पास आने वाला है, क्या से क्या आने वाला है। इसलिए बदमाशी नहीं। आइए, स्टेट द मेजर हेड एंड सब हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन। बिल्कुल ध्यान से ये चीज ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम के टाइम पे आपको बिल्कुल एक बार दोबारा फटाफट देख के जाना है। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाए तो नो डाउट कि उसका एक अलग से हेडिंग होता है, आप जानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे एग्जाम में आ जाए कि शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट बिकम रिफंडेबल या फिर उसमें कुछ इंटरेस्ट बकाया है, याद रखना जब भी कोई लायबिलिटी अपने पहले वाले हेडिंग को चेंज करेगा,
पहले किसी और हेडिंग में हमने उसको रखा था, अब हम उसके हेडिंग्स को चेंज कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे वो अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा अगर पेबल विद इन 1 ईयर हो चुका है। तो वो किसी भी हेडिंग में हो, पहले फर्क नहीं पड़ता। तो वही देखो ना, अगर वो कह दे कि भैया अब ये पहले इसका अलग हेडिंग था ना बच्चे, अब वो कहता कि बिकम रिफंडेबल, मतलब कि हमने पेंडिंग नहीं, अब उसका पैसा वापस करना है, कुछ आपका कहता है इंटरेस्ट भी आपका बकाया जो पे करना है, तो करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर में चला जाएगा। याद रहेगी बात आपको? ये सर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल क्या करते हैं, हम शेयर होल्डर्स फंड में ही शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं शेयर फॉरफीचर को, तो हम वही दिखाएंगे कि सब हेडिंग आपका ये होगा। ये कॉल्स इन एडवांस, याद रखना, ये कॉल्स इन एडवांस आते ही बच्चे जनरली कहते हैं कि यार वो शेयर कैपिटल में दिखाऊंगा ना, कॉल्स इन एडवांस हो या इस पे कोई इंटरेस्ट बकाया है, अगेन करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। हमेशा हम क्या करेंगे, अपने दिमाग को जज करते समय ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है इसके अंदर में, तो क्या वो शॉर्ट टर्म बोरिंग से नहीं है, क्या ट्रेड पेबल है, 2 ही नाम आता है, नहीं है, क्या वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, तो फिर आपको इसमें दिखाते चले जाना है, ठीक है ना। यही तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक करें फटाफट, आपका कॉल सिनेरियर हमारा क्या होगा जी, तो आपका नो डाउट कि ये शेयर होल्डर्स फंड में ही जाता है, शेयर कैपिटल से माइनस करते हुए दिखाते हैं। डिविडेंड, ये भी बहुत ध्यान से, डिविडेंड पेबल कह दे या अनक्लेम्ड डिविडेंड बोल दे, डिविडेंड पेबल या अनक्लेम्ड दोनों ही करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। प्रपोज्ड कह दे मेरे बच्चे या डिक्लेयर्ड कह दे। कई सारे बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़े या फिर जो नहीं जानते, मैं बता दूं कि इवन दो कहता है कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड, हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया डिक्लेयर्ड है ना, अभी हमने अप्रोप्रिएशन नहीं किया ना, हम इसको भी नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। तो एग्जाम में डिक्लेयर्ड कह दे या प्रपोज कह दे, दोनों क्या होगा, नोट्स टू अकाउंट में जाएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कह दे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कह दे, ये सभी क्या होते हैं, रिजर्व सरप्लस में जाते हैं। ये एम्प्लॉय के नाम पे निकाल के कुछ रखा हुआ प्रॉफिट है, जिसको कल को हम उनको उसके बदले में हम शेयर्स उनको देते हैं, तो वो आपका चला जाएगा, ठीक है ना। क्रेडिटर्स तो आप जानते हो ना, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होता है मेरे बच्चे, ट्रेड पेबल। लेकिन रुको, मैं इसको हटाता हूं, एक बार फिर से एक बार देखो जरा, अरे मैं इसको कैसे हटाऊं, यहां रह गया। चलो, क्रेडिटर्स कह दे क्वेश्चन में, ये नहीं देखना आपको, क्रेडिटर्स कह दे तो फिर तो करंट लायबिलिटी होता है और ट्रेड पेबल आपका होता है, मैं समझ गया। लेकिन क्रेडिटर्स कह दे पेबल आफ्टर 1 ईयर, क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर 1 ईयर, यानी कि वो क्रेडिटर्स जिसका पेमेंट 1 साल से ज्यादा पीरियड के बाद करना है, 1 साल से ज्यादा समय के बाद। बताइए क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर 1 ईयर कहाँ जाएगा? मैं इसको छिपा दूं, कहीं आप देख लो तो काम खराब हो जाएगा। ये बदमाश टेक्नोलॉजी इतना गंदा है ना, लो मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ। बताइए कि क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर 1 ईयर कहाँ जाएगा, मुझे बताओ। क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर 1 ईयर कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स पेबल आपका, दिवांशु 4 चैप्टर आज करेंगे, बदमाश दिमाग यहाँ लगाएगा आप। क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर, ये सारे बच्चे आंसर कैसे जानेंगे, कहीं वो देखा तो नहीं उन्होंने वहाँ पे आपका। मेरे बच्चे क्रेडिटर्स जो कहता है कि अगर पेबल कह दे आफ्टर 1 ईयर, तो ये नो डाउट कि आपका ये आपका क्रेडिटर्स है ना, कोई बोरविंग तो है नहीं। क्रेडिटर्स जो आपके हैं, अगर वो कहता है कि पेबल आफ्टर 1 ईयर, तो कोई बोरविंग तो नहीं है ना, ये तो हमने सप्लायर से क्या किया जी, सामान के बोरिंग मतलब कैश कर्ज के रूप में लेना। तो ये जो क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर 1 ईयर नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा नो डाउट, और ये अदर करंट नॉन करंट के अंदर जाएगा। अदर नॉन करंट भूल के भी बदमाशों इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या मतलब कि उसके अंदर मत दिखा देना, सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे अगर आप उसके अंदर दिखा देंगे तो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद बैंक लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, कुछ भी कहता है नो डाउट कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपका होता है। लेकिन इनमें से कोई भी जो चीज़ यहाँ बताया गया, अगर कह दे कि सॉरी माफ कीजिए, ठीक है ये लॉन्ग टर्म हो गया, फिर कहता है कि बैंक लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब कि जिस दिन डिमांड कर देंगे उस दिन पे करना पड़ेगा। ये पहले ही हमें पता है, इट विल कम टू शॉर्ट टर्म आपका बोरिंग्स, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्लासिफिकेशन होगा। ये वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था कि 5 लाख आपने लोन लिया, जिसमें से 1 लाख आपका 1 साल में पेबल है, तो जो 1 साल में पेबल है मेरे बच्चे 1 लाख वो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग, और बाकी 4 लाख लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी हमें समझना होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को अगर हमने डिवेंचर्स को इशू के टाइम पे इसको लायबिलिटी दिखाया था तो बैलेंस शीट में दिखता है, और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में बच्चे नो डाउट कि नॉन करंट है और अदर नॉन करंट में जाएगा, क्योंकि हमने इसको बोरो नहीं किया है,
हमने डिवेंचर्स का पैसा बोरो किया था। तो ये सभी क्या होगा कि जिसको हमने नहीं बोरो किया बट पेमेंट करना है तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है, ठीक है ना। इसके बाद करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। अगर फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का करंट मैच्योरिटी आ चुका है, जैसे ही करंट मैच्योरिटी यानी कि पहले वो कुछ और था, आज हम उसके आपका शफल कर रहे हैं क्लासिफिकेशन को, तो अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। कहाँ चला गया? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। ये तीन नाम फिर से आपको परेशान करने वाले, उसको ध्यान रखेंगे। अगर वो कहता है इनकम टैक्स प्रोविजन तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाता है। अगर कहता है कि इनकम टैक्स पेबल कह देगा तो फिर अदर करंट लायबिलिटी के अंदर में। और वो अगर कहता है इनकम टैक्स रिजर्व तो मेरे बच्चे रिजर्व सरप्लस के अंदर में। तीनों का मीनिंग आप जानते हैं, मैं थोड़ा समझा दूं। यहाँ पे हमें एस्टिमेट है कि हमें कितना पे करना है। एस्टिमेट यानी कि हमने प्रोविजन बनाया, शॉर्ट टर्म में जाएगा। पेबल का मतलब कि नाउ दैट इनकम टैक्स इज कंफर्म्ड कि हमें इतना पे करना है, तो कंफर्म्ड होते फिर क्या होगा जी, आपका करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, अदर में। इनकम टैक्स रिजर्व का मतलब कि जितना हमने प्रोविजन बनाया था उसमें से जितना पे कर दिया, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो इनकम टैक्स प्रोविजन के रिजर्व के नाम से आपका बचा हुआ अमाउंट, तो वो बचा अमाउंट है ना, रिजर्व सरप्लस के हेडिंग में आपका चला जाता है, ठीक है। ये हमने क्या क्या आपको यहाँ बताया। एक दूसरा फिर से हमने आइटम्स कुछ लिया हुआ है। बताइए प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। अब हम बैलेंस शीट के जो आइटम, ये आपका आइटम्स है, कुछ और में आते हैं। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर रिपेयर। अगर आपको प्रोविजन फॉर एक्सपेंस रिपेयर कहेगा, हमेशा ये काम 1 साल के अंदर करना होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय के नाम पे कोई भी प्रोविजन बनेगा, कुछ ना बताया तो हमेशा हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर में इसको दिखाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे ये तो प्रोविजन था, अगर कह दे यही पेबल हो चुका है, ESI, ग्रेच्युटी पेबल, आपका PF पेबल, तो अगेन ये क्या थे, पहले किसी और हेडिंग में थे, अब पेबल हो गए किसी और में आ गए, तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर में जाएगा, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व कुछ कह दे, ये आपका ये कहाँ जाएगा जी, रिजर्व सरप्लस के अंदर में। रिजर्व कैपिटल रिजर्व कहता है तो वो आपका रिजर्व सरप्लस में जाता है। रिजर्व कैपिटल का मतलब कि कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक हमने मंगाया नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा जी, हम नोट्स टू अकाउंट में बताते हैं आपका। कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाए, कैपिटल कमिटमेंट हो जाए, ये सभी कहाँ जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट के अंदर में। और बैलेंस ऑफ लॉस, मेरे बच्चे एग्जाम में आ जाए कि बताओ जी बैलेंस ऑफ लॉस या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा। आप जानते हैं कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है वो भी क्या करते हैं, हम रिजर्व सरप्लस के हेडिंग के अंदर ही दिखाते हैं, रिजर्व सरप्लस में एज नेगेटिव बैलेंस। तो ये भी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये जितने भी नाम है ना जहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने उन सबको यहाँ पे कवर कर लिया रिविजन में, ताकि आप फटाफट अभी तो देखा जाए पिछले 1-2 अटेम्प्ट को छोड़ के तो हमेशा एग्जाम में क्या आता था, एक क्वेश्चन देता था ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में और बोला था बना दो बैलेंस शीट, और वो आपको बस हेडिंग सब हेडिंग में लिखना होता था और काम पूरे 16 मार्क्स से क्वेश्चन हो जाते थे। तो चांसेज है इस बार भी ऐसा बन जाए। यहाँ पे कहता है कि बताओ जी मेजर हेड सब हेड्स क्या है, इनको लेकर स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, हमेशा इन्वेंट्री के अंदर में याद रखना। टूल ये लूज टूल्स कहेगा तब तो इन्वेंट्री हो गया, लेकिन कह दे टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट को हम कहाँ दिखाते हैं, नॉन करंट एसेट्स में, PP यानी कि टेंजिबल एसेट्स। तो आपको आंसर भी इसी तरीके से मेंशन करना है, नॉन करंट, PP और ब्रैकेट में टेंजिबल। अगर पूछ देता है कि किस हेडिंग सब हेडिंग में, तो बैंक डिपॉजिट कह दे कि फॉर 3 ईयर्स, या ड्राफ्ट, चेक इन हैंड, कुछ भी, तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 ईयर्स 5 ईयर्स कुछ भी कह दे। लेकिन मेरे बच्चे कह दे कि फिक्स डिपॉजिट विथ रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप उसको 2 साल के बाद 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो, तब वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, नॉन करंट, ठीक है ना, नॉन करंट। आपका मेरा सवाल आएगा, मेरा एक सवाल लीजिए, एक बार देखता हूँ ना कि एग्जाम में एग्जामिनर कुछ अलग से पूछ दे तो कैसे काम करते हैं। हमें अगर कह देता है एग्जाम में कि भैया फिक्स डिपॉजिट, सारे बच्चे जवाब देंगे, कहता है कि फिक्स डिपॉजिट आपका फॉर 5 ईयर्स, ये कहाँ जाएगा, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर पूछ दे कि फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाएगा, तब तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसमें कोई डाउट ना हो। लेकिन मेरे बच्चे कह दे कि फिक्स डिपॉजिट विथ रेस्ट्रिक्शन टू विड्रॉ इन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, अगर वहां पे रेस्ट्रिक्शन डाल दे कि नहीं जी ये पैसा आप 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो, तो मेरे बच्चे उस केस में ये कहाँ जाएगा जी, हमने कहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये क्लासिफिकेशन कब हो रहा है, मान लो 31 मार्च 2022 को, ये मान लो ईयर एंडिंग हमारा है, हम उस दिन ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कहता है कि 5 साल के लिए भैया कैश एंड कैश, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कभी भी निकाल सकते हो।
लेकिन विथ रेस्ट्रिक्शन मत कह दे, रेस्ट्रिक्शन आपका है तो फिर आपका ये। लेकिन मुझे जवाब दो, अगर क्वेश्चन कह दे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, देखता हूं आपका दिमाग कितना काम करता है। फिक्स्ड डिपॉजिट कहता है कि विथ रेस्ट्रिक्शन, विथ रेस्ट्रिक्शन, उस पर रेस्ट्रिक्शन है, टू विड्रो, लेकिन कहता विड्रॉल का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ओनली आफ्टर 7 मंथ्स मेरे बच्चे। अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि 7 महीने, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके 7 महीने के बाद मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, 7 महीने के बाद, तो मुझे बताइए कि फिर ये आंसर क्या होगा, फिर इसका आंसर क्या होगा। अगेन मेरे बच्चे, अगर ये सही जवाब भी आपका हुआ तो आज सेशन के बाद अपना नाम बता देना, मैं उन सारे नाम को दोबारा अगले दिन आऊँगा, चॉकलेट खिलाऊंगा कि जरा मुझे बताओ कि फिक्स्ड डिपॉजिट विथ रेस्ट्रिक्शन टू विड्रॉ आफ्टर 7 मंथ, 6 मंथ, मतलब 1 साल से कम का पीरियड कहेगा तो क्या होगा। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि एग्जाम पास आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग दिखा देता हूँ, ये लो आप, ये लो, ये रहा आपके पास एसेट साइड का हेडिंग। आप मुझे बता दो, हमने कहा कि भैया अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने कहा कि अगर मान लो 2 साल से ज़्यादा का रेस्ट्रिक्शन है तो आपने नॉन करंट कह दिया, लेकिन 6-7 महीने में फिर क्या, फिर क्या। एंड आपका अमन, रीमा और आपके प्रतीक सोनकर, ये सभी जितने बच्चों के नाम लिया फिलहाल तक में, ये सभी का आंसर गलत है मेरे बच्चे। इनके सिवाय जो बाकी बच्चे हैं उनका आंसर सही है। अरे जब रेस्ट्रिक्शन आ गया तो रेस्ट्रिक्शन आते हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बोल सकते हो बदमाशों, दिमाग लगाओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जब चाहूं तब कैश ले लूं या कैश में कन्वर्ट कर दूं। रेस्ट्रिक्शन है तो कैसे, आखिर कैसे, वो करंट इन्वेस्टमेंट पे क्लासिफाई होगा, करंट इन्वेस्टमेंट में। तो अब देखो, अब आंसर आने शुरू हो गए। हाँ वो बदमाश, खैर मेरी बात समझ में आ रही है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है। इंस्टीट्यूट एग्जाम में अगर आपको परेशान करेगा, वो क्या करता है एग्जाम में 1-2 पॉइंट्स ऐसे बनाएगा जहाँ पे बच्चा परेशान हो जाता है। वो परेशानी यहीं पे क्रिएट हो सकती है और कहीं पे नहीं, तो आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए अपना, ठीक है ना। तभी तो आज हम आए हैं आपसे मिलने को। हाँ तो वही मैंने कह दिया कि अगर 8 महीना 9 महीना का रेस्ट्रिक्शन तो फिर करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर में आप दिखाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए इसके बाद एक और आपका यहां पर निकल के आ रहा है, रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द लीन पीरियड। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है, आई थिंक 2 या 3 नंबर का, और आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जरा बताओ कि अगर कोई डेटर्स या बीआर जो आपका उन एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है जो कि लीन पीरियड में क्रिएट हुए तो फिर क्या करेंगे। याद रखना ये अदर करंट एसेट्स में जाएगा। इन रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल में मत दिखा देना, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में नॉर्मल आपके जो पीरियड में होते हैं उनको दिखाते हैं। लीन पीरियड में कोई और एक्टिविटी किया उसमें से कुछ रिसीवेबल है तो हम क्या करते हैं आपका अदर करंट एसेट्स के अंदर में। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट को भूल के इन्वेस्टमेंट मत दिखा देना, ये अदर करंट एसेट्स में है, अदर करंट एसेट्स के अंदर में है ना। डिपॉजिट हमने किया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के साथ, ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है मेरे बच्चे, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेज है, लॉन्ग टर्म एडवांसेज आपका है तो लॉन्ग टर्म में हम दिखा देंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ प्रोग्रेस में है आपका कैपिटल WIP। सॉफ्टवेयर यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स तो इंटेंजिबल में चला गया। कोई भी इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट में है तो इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट में चला जाएगा। मशीनरी आपका, मशीनरी क्या होता है जी, नॉन करंट PP आपका, ये क्या किया मैंने, गलत लिखा है। मशीनरी आपका नॉन करंट PP इंटेंजिबल थोड़ा ही है, वो तो टेंजिबल है, तो ये टेंजिबल एसेट्स है। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे हम लोग आपका, है ना, ये हमने मिस्टेक कर दिया, ये आपका टेंजिबल एसेट्स आपका। लेकिन एग्जाम में कह दे मशीन हेल्ड फॉर सेल तो मेरे बच्चे अगेन ये हेल्ड फॉर सेल है ना, करंट एसेट्स के अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा। जब भी कोई हमेशा अपना अगर हेडिंग चेंज करेगा तो हमेशा क्या होगा जी कि जो हेडिंग पहले था दूसरे हेडिंग में आ गया तो अदर करंट लायबिलिटी या अदर करंट एसेट्स में ही जाता है, तो वो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। ये बैलेंस शीट में आने वाले आइटम्स का हमने एक रिवीजन किया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके स्टडी मेट में है और शायद मुझे लगता है और आपको भी लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मेरे बच्चे, उनको भी हमने यहाँ पर उठाया। हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, दोबारा सुनिए। कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 21-22 में अल्फा लिमिटेड ने क्या किया है कि नोट्स टू अकाउंट में मेंशन किया है कि 24,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले आपका
इशू किया गया है फुली पेड अप। आपको याद होगा हमने फॉर्मेट पढ़ते हुए इस बात को पढ़ा हुआ है कि बैलेंस शीट के अंदर में जो आपका यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल का नोट्स यहाँ पे बनाते समय जब नोट्स टू अकाउंट में हम लिखते हैं तो कितना शेयर कैपिटल है वो लिखते हैं जी, है ना। उसके बाद मेरे बच्चे ब्रैकेट में मेंशन करना होता है अगर कोई शेयर्स आपने बोनस इशू किया है, अगर आपने डायरेक्टर्स को इशू किया है, किसी को 5% या ज़्यादा की होल्डिंग है, उसका नाम आपको मेंशन करना होता है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना होता है कि इसमें कौन कौन कितना कितना है। ये क्वेश्चन बोलता है कि भैया ये तो आपने मेंशन किया है कि बोनस शेयर्स इशू किया गया है, लेकिन बोनस शेयर्स का सोर्स आपने बोनस इशू कहां से किया है? सीआरआर से किया है, बायबैक रिजर्व से किया है, कैपिटल रिजर्व से किया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम से किया, फिर ये आपने मेंशन नहीं किया है, ये आपने मेंशन नहीं किया। कहता है कि हाउएवर द सोर्स फ्रॉम विच दिस बोनस शेयर्स वेर इशूड हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, सोर्स डिस्क्लोज नहीं है, तो क्या नॉन डिस्क्लोजर आपका वैल्यूएशन आपका है? हम बोलते हैं कि नहीं। मेरे बच्चे हमें ये डिस्क्लोज करना होता है कि आउट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल कितना हमने बोनस इशू किया है, ये डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन हमें ये डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका सोर्स ऑफ बोनस इशू किया है, कहाँ से हमने उसको बनाया है। तो उस केस में मैंने आंसर आपको दे दिया है, इस तरीके से लिखना है। आप पूरी कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे। आप बताएंगे पहले कि भैया पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 129 पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में इतना लिखो, चाहे इतना भी काफ़ी आपके लिए, कि नोट्स टू अकाउंट में हमें क्या डिस्क्लोज करना पहले वो बताइए। फिर आपको बताइए कि ये नहीं बोला गया कि सोर्स को आप डिस्क्लोज कीजिए, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ आपका नॉन डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन ये आपके स्टडी मेट से और एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में ये नाम दिख रहे हैं, क्या क्या नाम दिख रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम 80 लाख रुपीज, कैपिटल रिजर्व दिख रहा है 60 लाख रुपीज, और जनरल रिजर्व दिख रहा है मेरे बच्चे 90 लाख रुपीज, ये आपको दिख रहे हैं। कंपनी हैड एन एक्यूमुलेटेड लॉस, कंपनी के पास आज क्या दिख रहा है कि 250 लाख रुपीज का लॉस है, मतलब कि प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो 250 लाख रुपीज दिख रहा है। अब देखो कंपनी ने क्या किया है, विच इट हैज डिस्क्लोज अंडर द हेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज एसेट इन द बैलेंस शीट। ओ ये क्या, वो कह रहा है कि आपने क्या क्या एक बैलेंस शीट बनाया है ना, तो बैलेंस शीट में मेरे बच्चे ये जो है ना, ये सब कहाँ दिख रहे हैं? रिजर्व सरप्लस के अंदर में। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो आपका एसेट साइड है, उसमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, कितना? 250 लाख का। कमेंट ऑन एक्यूरेसी ऑफ दिस स्टेटमेंट, आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा डिस्क्लोजर अलाउड है क्या? जल्दी से बताएं आप लोग सारे बच्चे कि क्या ये डिस्क्लोजर अलाउड है क्या, कि आपके बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में रिजर्व ये दिख रहे हैं, और जो 250 लाख का आपको लॉस हुआ है, वो लॉस आप क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा रहे हो। क्या ये डिस्क्लोजर सही है? सारे बच्चे बताओ ना बदमाश, सारे बच्चों को बताने में क्या दिक्कत होता है? अरे ठंड का टाइम नहीं है, इतना चिल्ला रहा हूँ आपके लिए बदमाश, थोड़ा सा जोश तो यहाँ पे दिखाओ। क्या ये ठीक है? ठीक है। सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा मुझे आप बताएं कि इसका आंसर यहां फिलहाल शॉर्ट में बताइए कि इसका आंसर क्या लिखना ठीक होगा। आप क्या शॉर्ट में उतना बड़ा जो आंसर लिखना है क्या, वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक कला भी होती है कि बड़ी चीज को हम शॉर्ट में अपने संतोष सर को कैसे समझा दें, वो मुझे समझाएं आप कि कैसे होगा, क्या होगा। अमन साहू कहते हैं सर लायबिलिटी एज नेगेटिव, मजा नहीं आया। देवांश सोनी कहते हैं रिजर्व सरप्लस से एडजस्ट करें, मुझे ये अच्छा लग रहा है इसका आंसर, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी कोई ला पाएगा। सुभाष कहते हैं कि सर निगेटिव फिगर ऑफ 250 लाख विल बी शोन अंडर रिजर्व सरप्लस। सुभाष गलत बच्चे, आपका आंसर मज़ा नहीं आया आपकी बात को। हर्ष शॉर्ट कहते हैं कि एडजस्ट करके 20, ये मुझे ठीक लग रहा है, मतलब कि जो भी बच्चे यही लिखना चाहते हैं, कई सारे बच्चे लिख रहे हैं, वही बच्चे सही हैं, बाकी बच्चे बदमाश हैं। सुनिए मेरी बात, यहाँ पे दो बातें बतानी है मेरे बच्चे। अगर आप में से कोई बच्चा ये लिख के आता है कि भैया आपने इसको 250 को एसेट साइड लिखा, वो गलत है, आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि मेरे बच्चे अगर आपके पास लॉस है ना 250 लाख का जो भी, तो लॉस को आप तभी दिखाओ जब आपके पास कोई और यहां पे रिजर्व ना दिखे।
अगर कोई रिजर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो उस लॉस को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिखाना अलाउड नहीं है। कहते हैं कि पहले लॉस को ना इनमें से सेटअप कर दो, किसी से करो, आपकी मर्जी है, लेकिन सेटअप करके दिखाओ। तो पता क्या होगा, 250 लाख है, 250 में क्या करेंगे जी, अमाउंट कितना बन गया आपका, कितना हो गया 230। तो 230 का ये पूरा का पूरा रिजर्व हम खत्म कर देंगे एंड प्रॉफिट लॉस का नेट 20 लाख रुपीज का ही लॉस हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये हमें कहा गया। सर ये तो 250 लाख था, मान लो आपका होता 100 लाख, तो फिर क्या करते हैं, आप किसी से भी प्लस माइनस कर दो, मतलब नहीं बनता। लेकिन लॉस पहले क्या करते हैं, जनरली हम आपका फ्री रिजर्व से राइट ऑफ कर देते हैं। अगर मान लो 250 ना होकर 100 लाख पे क्वेश्चन होता, तो मैं कहता कि भैया जनरल रिजर्व को क्या करूंगा, ये जीरो हो जाएगा। फिर 10 क्या करेंगे जी, इसमें से माइनस, किसी से माइनस करो, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, बट जनरली हम यही फॉलो करते हैं कि फ्री रिजर्व से पहले माइनस कर दो, फिर इससे माइनस कर दो, फिर इससे माइनस कर दो आप। तो आप इस तरीके से माइनस करके नेट फिगर ही दिखाना है, यही बात आप ध्यान रखेंगे। और यही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं मेरे बच्चे। आपको अपनी तैयारी को बेस्ट रखना होगा। और मैंने कहा कि आज का जो मैराथन जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली टाइम पास, कि आपको सिर्फ टाइम पास नहीं कराना, जितने एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप मुझे थोड़ी अनुमति दे तो मैं इसको थोड़ा सा पी लूँ। मैं अभी तो मेरे पास है ही लड़का, ये भी मेरा अमृत है, इसको अभी पी जाए आप लोग, अभी मैं इसको थोड़ा पीऊँगा, उसके बाद इसको लेता हूँ। हाँ जी, विकास पूछता है कि सर ये क्या है। अगर ये बता दो क्या है ना, तो आज आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं आपको मेरे साथ, आप फिर तो ऐसे ही पास हो जाओगे। बट क्यों बताओ, फिर मुझसे कौन पढ़ेगा, बताओ आप। आइए अब हम आगे मेरे बच्चे, बैलेंस शीट के बाद अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फटाफट कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा ये जानना हमें जरूरी है। उसके बाद तो मस्त बच्चे हैं। तो एक तो आपका पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका, अच्छा ये नोट नंबर जो है ना वो कंपल्सन नहीं है कि यही हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। नोट नंबर यहाँ दिखाना यही वर्ड होना ऐसा कंफर्म नहीं है, आपकी मर्जी, कोई भी सीक्वेंस डालिए, कोई भी नोट नंबर डालिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम मिला के आपका टोटल इनकम हो गया। एक्सपेंसेज में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल जो होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में चला गया। आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्या करते हैं जी, ये कब आएगा, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसको यहाँ पे चला जाएगा आपका, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड उनके केस में आता है जो रिटेल में है, मतलब कि जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो सामान खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, तो वो आपका वो यहाँ चले जाएंगे। अगर दोनों में डील कर रहे हो तो अब दोनों आएगा। इसके बाद आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का एंड स्टॉक का जो आपका चेंज यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हम एक्सपेंसेज दिखा रहे हैं। और याद कीजिए बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंस के साथ जाता था, तो जब भी चेंज लेंगे तो हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे यहाँ पे। एम्प्लॉयज बेनिफिट में एम्प्लॉयज से जुड़े सारे खर्चे, फाइनेंस से जुड़े सारे खर्चे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आपका यहाँ जाएगा और अदर एक्सपेंसेज यहाँ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आगे इन आइटम्स में जो डिटेल में क्या क्या आएगा, यानी कि इनको दिखाने के पहले, इनको, ये मैंने सब लिखा हुआ है फटाफट, कि मतलब 5 मिनट में सब रिवीजन हो जाना कि कौन सा नाम कहाँ पे जाएगा, एग्जाम में आया फटाफट हम लिख के आ गए। लेकिन मेरे बच्चे मैं चाहता हूँ एक बार, क्योंकि लाइव सेशन का फिर मजा क्या हुआ यार, जब हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए। मुझे सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पे जो हम आपका ये बना रहे हैं फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और ये फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने ये नाम आपको बता दिया ना, आपने सब पढ़ा हुआ है कि कौन सा नाम क्या होगा। एक नाम मैं देता हूँ, जल्दी से बता दो कि ये नाम एक्सपेंसेज के किस हेडिंग के अंदर जाएगा। वो नाम है मेरे बच्चे, वो नाम है बैंक चार्जेज। लो आप मुझे बताओ, बैंक चार्जेज, देखता हूं आपका दिमाग कितना काम करता है, कितनी शक्तियां आपके अंदर में है। आप मुझे बताइए बैंक चार्जेस जो होगा वो बैंक चार्जेस किस में जाएगा। मैं ऑप्शन भी दे दूं, चलो बैंक चार्जेस इन 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 1, 2 और 3 में से बताओ।
बैंक ने जो चार्जेस काटा है, बैंक चार्ज काटता है ना, वो आपका डेबिट चार्ज काटता है, आपका चेकबुक के चार्जेस काटते हैं, कई सारे फैसिलिटी के चार्जेस काटते हैं, आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया तब चार्जेस काट लेते हैं बदमाश वो आपके। तो ये जो बैंक ने जो चार्जेस काटे हैं, जरा मुझे बताइए कि किस हेडिंग के अंदर जाएगा, और प्रिसाइज कर दूं क्या वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा या फिर अदर एक्सपेंस के अंदर जाएगा। चलिए, फाइनेंस कॉस्ट या फिर अदर एक्सपेंस देखता हूं मैं यहाँ पे। फाइनेंस कॉस्ट या अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट या ये शिव शंकर, सचिन, देवांश, हम बहुत सारे नाम, ये अरे बैंक चार्जेस बदमाश, अरे बैंक चार्जेज, वो बैंक चार्जेज बैंक जो फाइनेंस में डील करता है, वो जो पैसे में खूब सारा डील करता है, उसने चार्जेज काटा है। तो कहा दुष्यंत अरोरा, फाइनेंस कॉस्ट। दुष्यंत अरोरा कहता है हर्ष कहता है कि सब मेरे को लगता है बदमाश आज लगने वाली बात नहीं है, आज बताना कहाँ जाएगा। दुष्यंत अरोरा कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट, बाकी सब बच्चे पता नहीं क्या है ये सब, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। लता साहू भी कहते हैं कि सब फाइनेंस कॉस्ट, और मैं आपको डिक्लेयर करूं क्योंकि टाइम में बात नहीं कर सकता, लता साहू एंड दुष्यंत अरोरा, एक बार जल्दी से क्लैपिंग करेंगे आप, जल्दी से क्लैपिंग करेंगे बच्चे। विकास मौर्य आप भी क्लैपिंग करेंगे। आप तीनों के आंसर, हर्ष, विकास मौर्य, सभी ये गलत है बदमाशों। आपने अभी ठीक से पढ़ाई नहीं किया, इसका मतलब ये तीनों वो किया। अरे अपना चैनपुर, आप क्यों क्लैपिंग करो बदमाश, आपका आंसर भी यही है क्या? ये गलत है। अरे बैंक जो चार्जेज काट रहा है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है नहीं, वो तो रूटीन के खर्चे हैं बदमाश। हाँ, वो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि फाइनेंस रेज किया, उससे जुड़ा खर्च बदमाश। तो ये गलत है, ये तीनों बच्चे गलत है। बाकी जितने सारे बच्चे उनका आंसर मुझे सही दिख रहा है, और बाकी बच्चे चाहे तो अब हंस सकते हैं ये तीन बदमाश बच्चों के ऊपर में। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपका अदर एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, आपके टोटल रेवेन्यू में टोटल, यहाँ पे एक फ़ायदा पता है क्या है, जब रेगुलर क्लासेज होती थी ना, मतलब कि जब लाइव क्लासेज में मैं रहता था और वहाँ पे जहाँ पे 400-500 बच्चे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे किसी एक बच्चे को मैं बोलता था कि चलो जी क्लैपिंग करो कि आपने बिल्कुल सही बोला हुआ है, और वो बच्चा खूब खड़ा होकर खुश होकर क्लैपिंग करता था, फिर कहता था कि तुमने गलत बताया हुआ है। तो बहुत मज़ा आता था मुझे भी, बाकी दूसरे बच्चों को भी। लेकिन काश आप हमारे साथ होते तो मैं मज़ा आपको देता, बट एनीवे आप एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस किया, प्रॉफिट आ गया बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर एक्सेप्शनल आइटम्स को माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा को माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस में करंट एंड डेफर्ड, डेफर्ड आपके सिलेबस में भी है नहीं, तो करंट टैक्स को माइनस करेंगे, आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग आपका ऑपरेशन, मतलब ये तो अभी रेलिवेंट आपके लिए नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, जब फाइनल में आएंगे तब इसके बारे में सीखेंगे। फिलहाल एग्जाम में यहाँ तक का पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट होता है, ठीक है ना। तो अभी क्यों टाइम में बात करें, ऐसे रेगुलर क्लासेस में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट हम यहाँ पे अभी एग्जाम के स्पेसिफिक रिविजन कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हम लोग ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाएंगे आपका 28 नंबर वाले में, क्या क्या आएगा जी, नो डाउट कि आपका सेल्स और सेल्स रिटर्न माइनस करके सेल ऑफ स्क्रैप, या फिर बाय प्रोडक्ट भी कह दे, सेल ऑफ स्क्रैप बाय प्रोडक्ट, तो मेरे बच्चे वो भी यहीं पे जाएगा। हाँ आइए, तो मेरे बच्चे ये आपका ये ध्यान देने वाली बात है। बच्चे सोचते हैं यार ये कहाँ अदर इनकम में डाल दूं, नहीं, स्क्रैप में बाय प्रोडक्ट में जो आपके प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ उसका सेल इसी हेडिंग में जाता है। अदर इनकम में मेरे बच्चे उसको छोड़ के कुछ भी कमाओ, कमीशन कमाया, डिस्काउंट कमाया, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट आपने अर्न किया इन्वेस्टमेंट पे, कोई रिफंड ऑफ टैक्सेज कह दे, सन्डरी रिसिट्स कह दे, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फी पे करते हैं, मतलब कंपनियां रिसीव करती हैं। जब शेयर्स डिवेंचर्स आप एक नाम से दूसरे में ट्रांसफ़र कराते हैं तो कंपनी आपसे चार्ज लेती है ट्रांसफ़र फीस आपका, तो उसकी बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ कम टू आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड।
बताया ना अभी, ये रॉ मटेरियल ये उनके मैन्युफैक्चरिंग वाले कंसर्न के लिए होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यहाँ भी देखो ओपनिंग पहले है, तो जब चेंजेज में लिया जाएगा ना तो हमेशा ओपनिंग पहले लिया जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और ये ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट में एम्प्लॉय के सारे खर्चे, वेजेज हो जाए, सैलरी हो जाए, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन हो जाए, एम्प्लॉयज मेडिकल, एम्प्लॉय के सारे खर्चे। मजे की बात है कि डायरेक्टर्स रेमुनरेशन भी इसी के अंदर में आएगा, क्योंकि डायरेक्टर्स भी आपके एम्प्लॉय के अंदर ही कवर्ड होते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि अगर एग्जाम में आ जाए ऑडिट फीस, बताइए हम सीए जो ऑडिट फीस चार्ज करते हैं वो कंपनी उस ऑडिट फीस को कौन से आपका हेडिंग में दिखाएगी? जल्दी बताएं कि जो ऑडिट फीस होगा, अगर कंपनी ने ऑडिट फीस को दिखाना है कि ऑडिट फीस में किस हेडिंग में दिखाऊं, तो कौन से हेडिंग में दिखाते हैं? कोई बताया मुझे? ऑडिट फीस। ये संजना, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, खुशी, सुभाष, विकास, ये सारे प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि ऑडिट फीस मेरे बच्चे हम सीए जब लेते हैं ना तो हम किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं कर रहे, वी आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। एनी पेमेंट मेड टू एनी टाइप ऑफ रेमुनरेशन विच इज नॉट अंडर द एम्प्लॉयज दैट विल कम टू अदर एक्सपेंस, उसको हम अदर एक्सपेंस में दिखाते हैं, ठीक है, बहुत प्यारे। तो ये हमारा क्या होगा जी, वो अदर में चला जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट कहाँ चला गया? आपका अदर में चला गया, सॉरी क्या बोला था, ऑडिट फी चला जाएगा अदर में। खैर आ गया ये फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट में क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर्स, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लोन प्रोसेसिंग, सारी वो खर्चे जो लोन से जुड़ा है। एक इंपॉर्टेंट बात, आपका गेन या लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपका लॉस कोई फॉरेन एक्सचेंज में हुआ है तो फाइनेंस कॉस्ट में प्लस में दिखाएंगे और गेन को माइनस में दिखाएंगे, क्योंकि हम खर्चे दिखा रहे हैं आपका, और नेट अमाउंट जाएगा आपको वहां पे। अदर एक्सपेंस में बाकी सारे खर्चे, ये नाम बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ध्यान रखना, वो भी अदर एक्सपेंस का पार्ट आपका होगा। ऑडिट फीस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोई भी प्रोविजन आप बना रहे हो, कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाएगा, चाहे कोई भी आपका, सब इसी के अंदर में आएंगे। एक्सेप्शनल आइटम्स और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सीए वाले बच्चे हैं, हम सीए कर रहे हैं, हमें इस बात को समझना होगा। पढ़ेंगे AS5 पढ़ा हुआ आपने, अब तो रिवीजन की बात है। हमने क्या पढ़ा जी? एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हमारे बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है, बिजनेस के ही एक्टिविटी में हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपका रेगुलर नहीं होती, रूटीन में नहीं होती। जैसे कि एम्प्लॉयज को VRS पेमेंट करना, कोई हैवी पेनल्टी पे किया गया है। अगर कोई नॉर्मल पेनल्टी है वो तो अदर एक्सपेंस हो गया, हैवी पेनल्टी को इम्पोज कर दिया गया है ना, तो उस केस में एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर में आएगा। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड आपका एक्सेप्शनल में आएगा। कई सारे बच्चे देखता हूँ कि प्रॉफिट लॉस को क्या करते हैं, वो अदर एक्सपेंस या अदर रेवेन्यू में दिखाते हैं। गलत है मेरे बच्चे, वो आपका एक्सेप्शनल आइटम्स है। वो 12वीं क्लास में या BCom के बच्चों में चल जाता है, हम प्रोफेशनल बच्चों में वो नहीं चलता, हमें एग्जैक्टली ऐसे ही काम करना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं। ये सारे कंट्रोल में है, आप कर सकते थे, लेकिन ये लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, नेचुरल कैलेमिटी कोई हो गया उससे कोई लॉस, ये सब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कवर होते हैं। उससे कोई क्लेम मिला है वो भी आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कवर होता है। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स को पहले आपका ऊपर दिया गया है और फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को, यानी कि बिजनेस वाले जो चीज़ें हैं ना वो ऊपर में पहले हैं, बिजनेस से जुड़ा हुआ, और जो बिजनेस के कहाँ चला गया बदमाश, बिजनेस से हटके जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप यहाँ दिखाएंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, यस, ठीक है। तो हमने ये भी पूरा रिवीजन कर लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।